Assalamu alaikum. We are making this class for some important conceptual revision. Basically कल हमारा ATP का पेपर है, उसका जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो डिजाइन क्वेश्चन था। ग्राफ वाला क्वेश्चन तो हर साल ही आता है, बट वो हमने ऑलरेडी किए हैं क्वेश्चंस और आप खुद भी कर सकते हैं। वो बड़ा मसला नहीं है, हो सकता है ग्राफ दो आ जाए, हो सकता है कि दो ग्राफ क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा डिजाइन क्वेश्चन। डिजाइन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना होगा। मैंने ऑलरेडी कुछ क्लासेस इस पे ली हैं, क्योंकि इसकी कोई अलग से थ्योरी तो नहीं है। जो थ्योरी है वो मैं आपको साथ साथ करवाता रहूं। मैं अभी शुरू कर रहा हूं ऑसिलेशन से। ऑसिलेशन एक रेगुलर टॉपिक है, कई मर्तबा एटीपी में आ चुका है। इट्स अ वेरी रेगुलर टॉपिक इन एटीपी। ऑसिलेशंस जो हैं वो रेगुलर टू एंड फ्रो मोशन होती है। देखो, इस तरह की मोशन को कहते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? डिस्प्लेसमेंट होता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। देखो, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड अब तो नए पेपरों में क्वेश्चंस कम है, लेकिन पेंडुलम से होता क्या है समझने से कि सारे ऑसिलेशंस इसी रूल को फॉलो करते हैं। मतलब अगर आप पेंडुलम को समझ लें तो ऑल फीचर्स एक्चुअली कम हियर। यू कैन सी द एक्सट्रीम पोजीशन, द मीन पोजीशन। जब आप मीन पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो उसकी जो सेपरेशन होती है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। जब ये मूव करता है तो मीन पोजीशन तो फिक्स रहती है, लेकिन पेंडुलम आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है और वो मीन पोजीशन पे वापस आता है। एनर्जी चेंजेस देखो, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, काइनेटिक मैक्स होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्स होती है और काइनेटिक जीरो होती है। जो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है वो हमेशा जीरो होता है। अब इसका जो टाइम पीरियड है, ये कॉन्सेप्ट पास पेपर में कई मर्तबा आ चुका है। आप इसको कई मर्तबा देखोगे कि जब एक चीज ऐसे मूव करती है और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए घूम फिर कर, तो उसको कहते हैं टाइम पीरियड। मेथड वन, आप उस ऑब्जेक्ट को हैंग करें, उसकी वायर की लेंथ निकालें, और फिर उसको ऑसिलेट करके उसकी ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज कर लें। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला का असूल ये है कि फॉर्मूला जो भी इस तरह का होता है वो एटीपी में एग्जामिनर खुद देता है, तो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका एक बेसिक अपरेटस देखो। चूंकि डिजाइन क्वेश्चन आना है तो मैंने आपको दो तीन क्लासेस अलग से डिजाइन पर करवाई हैं। डिजाइन क्वेश्चन में इस तरह की डायग्राम बनानी पड़ सकती है जो आपको नजर आ रहा है। दूसरा मेथड क्या है कि आपके पास स्टॉप क्लॉक होती है, आप पेंडुलम को हिलाकर छोड़ दें और उसको 20 ऑसिलेशंस करने दें। टाइम 20 ऑसिलेशंस काउंटिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिवाइड बाय 20 एंड देन रिपीट द ट्रायल 3 टाइम्स एंड टेक एन एवरेज। ये टाइम पीरियड निकालने का एक स्टैंडर्ड मेथड है। जब भी आपको टाइम पीरियड निकालना हो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक साइकिल का टाइम इतना लिमिटेड होता है। एक साइकिल का टाइम जो है वो इतना लिमिटेड होता है कि उसके अंदर आप टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आप उस टाइम को डायरेक्टली नोट नहीं कर सकते। तो एक साइकिल का टाइम बहुत लिमिटेड होता है।
फिर इस तरह के टेबल, इस साल आपको जो डिजाइन क्वेश्चन करना है उसमें टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सीरियल नंबर आता है, बाकी एंट्रीज आप सवाल पढ़ के करिएगा। मैंने आपको ये भी समझाया कि देखो डिजाइन क्वेश्चन जो है ना वो एक तरह का नया टॉपिक है, वैसे पहले भी आता रहा लेकिन अब इसको एक ऑफिशियल नया टॉपिक बना रहे। इसमें कोई एक सिंगल सोल्यूशन नहीं होता, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स नेवर अ प्रॉब्लम कि आपने क्या लगाया, किसी और बच्चे ने क्या लगाया। असल चीज ये कि आपने जो भी चीज करनी है वो लॉजिकली पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली वर्केबल हो। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और इसीलिए वहीं से रीडिंग लेते हैं। अब जो फ्यूडिशियल मार्क है इसका बड़ा जिक्र आता है डिजाइन क्वेश्चन में भी और वैसे भी। ये बेसिकली एक रेफरेंस मार्क होता है, यहीं से हम चीजों को मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। हम एक साइकिल का टाइम इतना कम होता है कि उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, फ्रीक्वेंसी इज 1/t। उसके बाद अब मैं आपको कुछ एरर्स दिखा देता हूं जिनको आप रट के जाइएगा। मकसद ये है कि पेपर में आइडियल तो ये होता है कि सवाल पढ़ के आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर करो। असल क्रेडिट ये होता है कि यू शुड आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो ये जो एरर्स हैं इनको तुम अच्छे से याद करके चले जाओ, जैसे जीरो एरर है, पैरेलक्स एरर है, सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम एरर है। ये काम आते हैं क्योंकि अक्सर पेपर में तुम्हें सवाल मिलेगा कि पॉइंट आउट द एरर। एटीपी का बेसिक रूल क्या है? एटीपी मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं है, पेपर 2 की तरह। अनफॉर्चुनेटली हमारा उसमें नुकसान हुआ, नहीं हो सका, लेकिन वो बहुत स्कोरिंग पेपर होता है। यहाँ मसला ये होता है कि आप पेपर में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको आंसर देने पड़ते हैं। अब ये एरर आप गौर से देखिएगा और ये वाली लिस्ट कॉपी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस ये मैं आपको शो करता हूं। कुछ प्रिकॉशंस ऐसी हैं, कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनको तुम अच्छे से कुछ प्रिकॉशंस ऐसी हैं जिनको तुम अच्छे से याद कर लो।
important precautions and instructions general. Repeat the trial several times and take an average. ये वो precautions हैं, तुम याद करके जाओ, और अगर तुम्हें वहां कोई precaution उस वक्त समझ ना आए according to the question, तो तुम उसको रखकर, इनको रखकर अपना वो क्वेश्चन फिक्स कर सकते हो. Avoid parallax error, keeping the axis of sight perpendicular to the scale. Avoid dead distance, जो मैंने आपको समझाया था. Use a fiducial mark for reference. ये ऐसी प्रिकॉशंस होती हैं जो काफी जगह पे चल जाती हैं, खासतौर पे रिपीट द ट्रायल सेवरल टाइम एंड एवरेज, अवॉइड पैरेलक्स एरर. ये बड़ी जनरल प्रिकॉशन है, और अगर तुम्हें उस वक्त असल प्रिकॉशन समझ ना आए तो तुम उसको तुम इनमें से यूज कर सकते हो. देखो, उसके बाद डिजाइन क्वेश्चन, चॉइस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ मेजरमेंट. इसमें बड़ा ख्याल रखना होता है कि तुम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो. वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, मीटर रूल फॉर एग्जांपल. तो तुम्हें देखभाल के इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है. रिकॉर्ड ऑल द वैल्यूज इन अ टेबल एंड ड्रॉ अ ग्राफ. इसमें ग्राफ का मतलब ये नहीं है कि आप ग्राफ बना दें, बस ये एक्सेस बताने होते हैं. एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल. इसमें मैंने आपको समझाया और आपको एग्जांपल्स भी करवाई कि इसमें कोई ड्राइंग के मार्क्स नहीं होते, बस वर्केबल प्रोसीजर होना चाहिए. और ऐसी चीजें कभी ना लगाएं जो कि अनइमेजिनेबल हो, मतलब कोई हाई टेक मशीनें, कंप्यूटर्स वगैरह, वो वर्केबल नहीं होते. जो चीजें लैब में होती हैं उनको रखना होता है. इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज ऑल द ऑपरेटर्स गिवन. ये भी कभी कभी होता है कि ज्यादा ऑपरेटर्स दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि यूज करें, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि सबको लगाना है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं, सब लोग इसको एक मर्तबा अच्छे से गो थ्रू कर लो. तुम्हें किसी जगह कोई भी क्यूरी हो कल वाले पेपर से रिलेटेड, तो तुम मुझसे अभी भी पूछ सकते हो, पेपर के बाद भी पूछ सकते हो. सेट स्क्वायर जो होता है यूसुफ, वो बेसिकली दो काम करता है. एक तो उससे ये पता चलता है कि कोई चीज वर्टिकल है या नहीं, और दूसरा उससे ये पता चलता है कि कोई चीज हॉरिजॉन्टल है या नहीं. सेट स्क्वायर बेसिकली एक ट्राइंगल होती है जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होती है ऐसे करके,
और ये चीजों का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेटस कंफर्म कर देती है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर बहुत रेगुलर पेपर में आता है, कल वाले पेपर में भी एक्सपेक्टेड है। थर्मोमीटर एक बड़ा रेगुलर अपरेटस है, जाहिर टेम्परेचर मेजर करते हैं। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम द स्टेम और फ्रॉम द बल्ब, ऑलवेज होल्ड इट फ्रॉम द अपर टिप। अच्छा, ये प्रिकॉशंस मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हें पेपर में सवाल के अंदर से प्रिकॉशन ना निकल पा रही हो, असल में तो वहीं से निकलनी चाहिए, तो फिर तुम इनको याद कर लो। ऑलवेज कीप इट वर्टिकल व्हेन रीडिंग। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा हो, ऐसा सवाल आए, तो थर्मोकपल इज बेटर। डू नॉट इमर्स इट फुली, क्योंकि अगर आप पूरा इमर्स कर दोगे तो रीड नहीं कर सकोगे। हाँ, एक थर्मोमीटर आता है जिसको कहते हैं 1/3 थर्मोमीटर, वो इमर्स किया जा सकता है। ठीक है, अब तुम लोग इसको देखते जाना। थर्मल फिजिक्स, ये भी एक बड़ा रेगुलर टॉपिक है, पेपर 4 में बहुत रेगुलर आता है। मैंने इसमें नॉर्मल क्लासेस में काफी काम करवाया हुआ है, लेकिन जाहिर है कि अब वो आपके किसी के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो थ्योरी, नॉर्मल वाली थ्योरी भी रिवाइज करे। तो मैं आपको मेन मेन फीचर रिवाइज करवा रहा हूँ। और आपको क्या करना चाहिए कि मैंने कुछ रिवीजन नोट्स ग्रुप पे डाले हैं। आपको चाहिए कि आप वो जो रिवीजन नोट्स हैं उनको अच्छे से याद कर लें। कल का पेपर जब शुरू होता है तो आप पेपर को स्क्रॉल करके मत देखें, क्योंकि सारे ही सवाल करने होते हैं ना, तो पेपर तो बहुत, इसमें एटीपी में बस एक ही मसला आता है, एटीपी मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं है। आपको कुछ बातें याद रखनी होती हैं, जैसे अभी करवा रहा हूं, लेकिन बाकी आपको पेपर करते हुए वही देखना होता है कि वो क्या कह रहा है। जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको सिखाए हैं, और मैंने आपको बताया कि डिजाइन क्वेश्चन बहुत अच्छे से करिएगा। अब देखो, ये थर्मल फिजिक्स का अपरेटस है चीजों को गर्म करने के लिए। इसमें लैगिंग हुई भी है, हीट रेजिस्टेंट मैट है नीचे, इमर्जन हीटर है, और ऊपर हमने हीटिंग का अपरेटस ये भी शो किया हुआ है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस क्या होती हैं? मिनिमाइज हीट लॉस टू सराउंडिंग बाय लैगिंग एंड पुटिंग अ लिड। हीट लॉस को मिनिमम रखो, लैगिंग कर सकते हो, हीट प्रूफ ग्लव्स इस्तेमाल करो, टेक टेम्परेचर रीडिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, अलाउ द apparatus टू कूल बिफोर डीअसेंबलिंग। जब आप apparatus को फारिग कर दो तो उसको ठंडा होने दो और फिर उठा के रखो। ये कहलाती हैं इंप्रूवमेंट्स, प्रिकॉशंस, चेंजेस, सजेशंस। ये बेसिकली बहुत रेगुलर पेपर में आती हैं। आइडियल क्या है कि तुम पेपर में जो सवाल आया है उसको सामने रखो, सवाल को सामने रखकर आंसर करो। अब ये वाली प्रिकॉशंस हीट से रिलेटेड है, जरा इसको गौर से देखें। कोई भी आपके जहन में क्यूरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो।
ये मैंने यूसुफ पिछली क्लास में बताया था, जैसे अगर ये तुम्हारे पास एक रॉड है तो तुम सेट स्क्वायर को एक मर्तबा इधर लगाओ और एक मर्तबा उसी सेट स्क्वायर को इधर लगाओ, दोनों तरफ से डिस्टेंस नोट करो। अगर दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम आ जाए तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेटस कंफर्म। वो बेसिकली ये तो एक अलग चीज यूसुफ ने पूछी थी कि सेट स्क्वायर कैसे लगाते हैं, तो दोनों तरफ सेट स्क्वायर लगा के हाइट निकाल लें, और जो हाइट होगी अगर वो सेम होगी तो इसका मतलब होगा कि वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल है। देखो अब तुम आ जाओ इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे। ये तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट हर पेपर में घुसते हैं, हर पेपर में आते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स लेटेस्ट पेपरों में ऐसे भी आए जिसमें रियल डायग्राम्स हैं, उनके सर्किट बनाने हैं। जाहिर सी बात है कि मेन सोर्स तो वही है जो आपने पूरे साल पढ़ा है। हम यहाँ पर वो चीजें रिवाइज कर रहे हैं जो कि आपको क्विक रिवीजन कर सकती हैं, जो चीजें शॉर्टली चाहिए। जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसमें हमेशा कनेक्शंस को अच्छी कंडीशन में रखें। अच्छी कंडीशन का मतलब कनेक्शन टाइट होने चाहिए, प्लस माइनस देख के लगाएं। टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग, स्विच ऑफ द सर्किट बिटवीन सक्सेसिव ट्रायल्स। Do not use rheostat for high voltage circuits. Use potential divider. Tap moving coil meter before use. इनको ना gently tap किया जाता है ताकि इनमें अगर कोई मैग्नेटिज्म आ जाए, कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वो हट जाए। इनको भी एक मर्तबा गौर से रिवाइज कर लो। हाँ मैं ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। आई विल ट्राई कि आज की क्लास में हो जाए, वरना मैंने वो ग्रुप पे डाले हुए हैं। तुमने जैसे याद दिलाए तो आई विल ट्राई कि मैं ग्रुप पे दोबारा पोस्ट कर दूं ताकि वो फाइल से भी रिवाइज हो सकते हैं। अब आज की क्लास में अगर इसका टाइम होता है तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। अब एक कॉन्सेप्ट है स्पीड ऑफ साउंड का। अब इसमें क्या होता है कि जब आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालनी होती है तो आप दो स्टेशन बनाते हैं। एक जगह आपके पास एक साउंड का सोर्स होता है और सामने आप एक ऑब्जर्वर लगाते हैं। जब साउंड आप यहां से आता है तो आप उसके साथ कोई फायर गन यूज करते हैं। फायर गन में क्या होता है कि साउंड और लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ही आपको ऑब्जर्वर को लाइट नजर आए वो घड़ी ऑन कर दे, स्टॉप वॉच, और जब आवाज सुनाई दे तो घड़ी बंद कर दे। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक और बड़ा रेगुलर टॉपिक है
इसका ये वाला अपरेटस बड़ा मशहूर है और आपको याद होगा रेगुलर क्लासेस में हमने इसको किया हुआ है कि आप एक वुडन बोर्ड लेते हो, उस पर एक मिरर रखते हो, पहले दो पिन्स लगाते हो और उनको देखते हुए दो पिन्स और लगाते हो और उसके बाद दो पिन्स को देखते हुए P3 P4 लगेगा, फिर इनको जोड़कर वो डायग्राम बन जाती है। या तो आप पिन्स यूज करते हो या फिर आप यूज करते हो रे बॉक्स, दो में से आपके पास कोई एक ऑप्शन होता है। ये प्रोसीजर एक मर्तबा देख लो। लेंसेज, अब लेंसेज भी एक रेगुलर टॉपिक है। इसका एक बड़ा कॉमन अपरेटस होता है, एक स्क्रीन है, बीच में लेंस है, सामने ऑब्जेक्ट है, पीछे एक सोर्स ऑफ लाइट होती है। जब आप ये अपरेटस रखते हो तो आप लेंस को आगे और पीछे मूव करते हो अंटिल एक क्लियर पिक्चर आ जाए। इसकी इंपॉर्टेंट सजेशंस, प्रिकॉशंस, इंप्रूवमेंट्स क्या होती हैं? Conduct the experiment in less dark room. The center of the lens, the screen, and the object must be on the same line. The lens, the screen, and the object plane must be parallel to each other. If there is a dead distance between the scale and the lens, use set square. देखो ये लेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं और तुम इसको अच्छे से देख लो, याद कर लो। और तुम्हें अगर ऑप्टिक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो तुम यहाँ पूछ सकते हो। पॉइंट नंबर 3 का मतलब है कि जब तुम लेंस का सर्किट बनाते हो, लेंस का डायग्राम बनाते हो, तो जैसे ये लेंस है, ठीक है, तो ये लेंस का सेंटर है, पीछे प्रोजेक्टर की तरह की स्क्रीन है, ये उसका सेंटर बना लो, और ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका सेंटर है। आइडियल ये है कि तीनों सेंटर लाइन में हो ताकि इमेज सेंटर से फॉर्म हो।
पिंस एक्सपेरिमेंट, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। पहले आपने एक वुडन बोर्ड लिया, उस पे व्हाइट शीट ऑफ पेपर रखा और फिर आपने क्या करा कि आपने उस पर गिलास का एक ब्लॉक रख दिया। अब आप उसके थ्रू रोशनी को गुजरता हुआ देख सकते हैं। पहले दो पिंस लगाते हैं, फिर दो पिंस उनको देख के लगाते हैं, ऐसा दिखे कि चारों पिंस एक ही लाइन में है। अपेरेंटली द पिंस मस्ट बी वर्टिकल, use a set square to confirm this, pins must be hiding each other, चारों pins apparently एक लाइन में दिखती हैं, दिखनी चाहिए। pins should be viewed from the bottom as they are more aligned there, pins को देखते वक्त उनके बॉटम से ऑब्जर्व करें। instead of pins a ray box can also be used, ray box क्या होता है, छोटी सी लाइट सोर्स होती है और वो रोशनी को डिटेक्ट, रोशनी जनरेट कर सकती है लाइक अ लेजर। इसकी बात कर रहे हो तो दोबारा देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। रे बॉक्स अप्रोच, रे बॉक्स बेसिकली छोटी सी लाइट सोर्स होती है, जैसे लेजर होता है ना, ऐसे होता है। आप उसमें ऑपरेटर्स को वैसे ही सेट करते हो जैसे होता है, लेकिन रे बॉक्स में पिंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो खुद लेजर आपको नजर आती है। उस लेजर को देखकर यू कैन ड्रॉ द लाइंस। रेडियो एक्टिविटी एक बड़ा रेयर टॉपिक है, बहुत कम आता है और इसमें तुम्हें बस कुछ प्रिकॉशंस याद कर लो, अगर कभी आ जाए, एक दो मरतबा आ चुका है। रेडियो एक्टिविटी की प्रिकॉशंस क्या है कि हमेशा रेडियो एक्टिव सोर्स से दूर रहो। मैकेनिकल हैंड्स और टोंग्स वगैरह लगा के ऑपरेटर्स को यूज करो। डू नॉट टेक आउट द सोर्स कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, जस्ट रिमूव द लिड एंड यूज द सोर्स। यूज सेफ्टी बैज अगर अवेलेबल हो, लैब में होते हैं जो ब्लैक हो जाते हैं खुदा ना खासा अगर रेडियो एक्टिविटी पड़े। ये जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज होती हैं इनको किसी की आंख की तरफ पॉइंट आउट ना करें। गेट द सोर्स व्हेन ऑल अदर ऑपरेटर्स इज रेडी, सोर्स को सबसे आखिर में निकालें और फौरन हटा दें। ये वाली स्क्रीन देखिएगा, प्रिकॉशंस देखिएगा।
सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये टॉपिक भी ऐसा है जो बहुत कम आता है। इसमें आप लेमिना वगैरह का मेथड रिकॉल करें, मेक अ होल ऑन द लेमिना, हैंग इट सो दैट इट कैन स्विंग फ्रीली, फिर उसको किसी एक पोजीशन से लटका कर हिला के छोड़ दें, जब वो रुके तो उस पर लाइनें ड्रॉ करें, रिपीट द प्रोसीजर अगेन टू गेट अनदर लाइन, देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास। ये मैंने आपको क्लास में करवाया था। अगर इस तरह का हो और इसके पीछे एक प्लम लाइन हैंग कर रही हो तो इसको डिफरेंट पोजीशन से हैंग किया जाता है और फिर इस पे ना लाइनें बनाते हैं। जब इसको हैंग करके रोकते हैं तो जहां ये रुकता है वहां पर पेंसिल से लाइनें बनाते जाते हैं। जहां सारी लाइनें मीट करती हैं वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जरा इसकी जो पॉइंट्स हैं वो देख लो। हाँ, कॉपी ना भी करो, बस एक मर्तबा इसको अच्छे से देख लो। इस वक्त मैटर करता है कि तुम अपनी ब्रेन में इन चीजों को गो थ्रू कर लो। नोट्स बनाने का तो अब टाइम ज्यादा नहीं है। देखो, जब तुम ग्राफ का सवाल तो हर साल आता है, ग्राफ बनाने के लिए शार्प पेंसिल यूज करो, लेकिन वो थिक नहीं होनी चाहिए। क्लच पेंसिल अवॉइड करना, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये पेपर जब स्कैन होते हैं तो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं आता। एक्सिस शुड बी लेबल्ड विद क्वांटिटी एंड यूनिट। जब तुम ग्राफ पे लगाओ तो एक्सिस पे ना क्वांटिटी का नाम भी लिखो, यूनिट भी अगर हो सकता है। स्केल ऐसे रखो कि मेजॉरिटी ऑफ द ग्राफ कवर हो, कम से कम 50% से ज्यादा ग्राफ पेपर कवर हो। और रेशोज जो हैं ऐसी रखो जो कि डेसिमल को सही सेट कर लें। ईच डेटा पॉइंट शुड बी प्लॉटेड टू एन एक्यूरेसी ऑफ बेटर देन वन हाफ ऑफ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर। जब प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ की तो बहुत बीच में भी अगर प्लॉट करना पड़े तो करो, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी वो बड़े गौर से देखते हैं। तो ये वाली स्क्रीन एक मर्तबा गो थ्रू कर लो।
Point should be indicated by a small cross or a fine dot with a circle around it. Large dots are penalized. Where a straight line is required to be drawn through the data points, examiner expect to see an equal number of points either side of the line over its entire length. That is, point should not be seen to lie all above the line at end or all below the line at the other end. ये आमतौर पे बेस्ट फिट का मसला होता है. ये आमतौर पे बेस्ट फिट का इशू होता है कि बेस्ट फिट में ना आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि लाइन बीच में से जाए. जैसे यूसुफ ने कहा था कि सर्किट के सिंबल्स जो हैं वो अच्छा पॉइंट है. मैंने उसको दोबारा से ग्रुप पे पोस्ट कर दिया है. आमतौर पे ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है यूसुफ, लेकिन आमतौर पे ओ लेवल में फिजिक्स में ऐसा नहीं होता. वो तो ठीक है, स्कैटर डायग्राम में ऐसा हुआ है, लेकिन ये तो फिजिक्स का पेपर है ना. मैथ्स में तो ऐसा हुआ, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि सारे पॉइंट्स रह जाएं. ये बहुत मुश्किल है. तुम जितने एटीपी के जितने पास पेपर देखोगे उसमें ज्यादा से ज्यादा बस एक पॉइंट बाहर जाता है. इंपॉर्टेंट लैब ऑपरेटर्स, अब जरा उसको रिवाइज कर ले मेरे साथ. देखो मैंने कुछ ऑपरेटर्स आपको स्क्रीन पे शो किए हैं. सबसे पहले है क्रोकोडाइल क्लिप. ये कहाँ लगाते हैं? जहां तारों को जोड़ना होता है. ऐसे आपको बस रफली बनाना होगा जब भी बनाना होगा. ये लगता कहाँ है? जहां तारों को किसी चीज के साथ कनेक्ट करना हो. फिर जी क्लैंप, ये चीजों को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ग्रिप करने के लिए. इलेक्ट्रिक इमर्जन हीटर, ये क्या होता है? आप इसको डिप कर सकते हो और हीट इससे निकलती है. बंसन बर्नर. स्टेरर, स्टेरर बहुत पेपरों में आता है. क्लैंप स्टैंड, ये भी एक रेगुलर ऑपरेटर्स है. बस इसको एक मर्तबा देखते जाओ, अपनी मेमोरी में रीलोड करते जाओ, और फायदा क्या है तुम्हें याद आ जाएगा. तो डिजाइन क्वेश्चन में हेल्प मिल जाएगी. बॉस, ये कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होती है. बॉस क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटर्स होता है जिसके आगे एक और क्लैंप होता है. एक जो क्लैंप है ये वाला, ये तो स्टैंड में लग जाता है ना. आगे जो चीज होल्ड करनी होती है वो फिर यहां आती है. देखो ये ऑपरेटर्स एक साथ कंडीशन में देखो. पेपर में जो डायग्राम बने वो आर्टिस्टिक लेवल पे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो नीट होनी चाहिए.
ग्लू टैक ये बेसिकली स्टिकी टेप होती है जो चीजों को जोड़ने के लिए दीवारों वगैरह के साथ चिपकाने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर ये देखिएगा सेलो टेप जो हमारे घर में अक्सर होती है, जिसको सोल्यूशन टेप भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट टेप भी कहते हैं। न्यूटन मीटर, अभी कुछ दिन पहले भी हम इसका जिक्र कर रहे थे, ये वेट को मेजर करता है। रियोस्टेट ये रेजिस्टर को रेजिस्टेंस बदलने के लिए लगती है, इसी को वेरिएबल रेजिस्टर भी कहते हैं। लेंस अपरेटस, ये लेंस अपरेटस कहलाता है, जिसमें आप रख के लेंस को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये रे बॉक्स है, इसको गौर से देखिएगा। ये बेसिकली छोटी सी एक तरह से लेजर की सिमुलेशन है, लेजर तो नहीं होता बट लेजर की सिमुलेशन है। जनरल टॉपिक्स जो आते हैं, जो जनरल टॉपिक्स होते हैं, अब ये स्केचेस हैं। अब देखो स्केचेस बहुत कम पेपरों में आते हैं, एटीपी का टॉपिक नहीं है वो ना। एक मरतबा स्केचेस को रिवाइज जरूर कर लो, ऐसे नहीं कि स्केचेस कभी आए नहीं है, लेकिन जैसे हर पेपर में होता है कुछ टॉपिक्स रेगुलर हैं, हर साल आ रहे हैं। तो लेकिन ये स्केचेस एक मरतबा रिवाइज कर लो। डिस्टेंस टाइम, सबसे पहले डिस्टेंस टाइम स्केचेस देख लो। तुम्हें अगर उसमें कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लो। उसके बाद वेलोसिटी टाइम स्केचेस, लाइन ऊपर जा रही है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, जब लाइन नीचे आएगी तो कांस्टेंट डिसेलरेशन होगी, और जब लाइन ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ रही है वाई एक्सिस की तरफ तो उसका मतलब होगा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। नो नीड टू कॉपी देम, जस्ट व्यू देम वंस।
इंपॉर्टेंट सिंबल्स इन इलेक्ट्रिसिटी, ये तुम एक मर्तबा देख लो, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, एसी सोर्स, ये मैंने ग्रुप पे भी डाल दिए हैं ना, तो डीसी सोर्स, रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, एटसेट्रा। फिर देखो ये वाले, मैंने तो अभी बताया था जैन क्लास के शुरू में कि एक तो यही क्लास है जो हम कर रहे हैं इस वक्त, एक ये है, फिर उसके बाद मैंने एक रिवीजन हैंडआउट डाला था ग्रुप पे, मैं उसको दोबारा भी चले पोस्ट कर देता हूँ, वो रिवाइज कर लो। डिजाइन क्वेश्चंस की 3 फाइलें हैं, वो सॉल्व कर लो, बस ये काफी है। मतलब ये कि एक तो ये वाली क्लास है, उसके बाद एटीपी का एक रिवीजन हैंडआउट है, वो ग्रुप पर है, मैं दोबारा कोशिश करके पोस्ट कर देता हूँ। और नंबर 3, डिजाइन क्वेश्चन। डिजाइन क्वेश्चन की 3 फाइलें ग्रुप पे पड़ी हुई हैं, वो तीनों फाइलें जरूर पूरी कर लो, बस ये 3 काम काफी हैं। अच्छा, अब देखो, थर्मिस्टर, एलडीआर, इंडिकेटर लैम्प, फिलामेंट लैम्प। कैपेसिटर, कैपेसिटर अब कोर्स में नहीं है। ट्रांसफॉर्मर का सिंबल देखो, रेक्टिफाइंग डायोड के 2 सिंबल्स हैं, ये दोनों देख लो।
फिर एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड और मैग्नेटाइजिंग कॉइल। अच्छा हाँ सॉरी, ये एरोज आप सही कह रहे हो, एरोज गलत बने हुए, एरोज बाहर की तरफ होने चाहिए, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक हीटर या फिलामेंट, अब ये सिंबल देख लो, फ्यूज जो सेफ्टी अगेंस्ट एक्सेस करंट होता है उसके सिंबल देख लो। अच्छा अब देखो कि हमने काफी सारे मेन कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज कर लिए। अब जैसे मुझसे जैन ने पूछा था तो मैंने बताया कि ये 3-4 चीजें कर लो। मैं रिपीट करता हूं कि नंबर 1 क्या करोगे कि आज की क्लास तकरीबन अब खत्म है। नंबर 1 क्या करोगे कि तुम, नंबर 1 तो ये क्लास का काम हो गया। नंबर 2 जो फिजिक्स एटीपी का रिवीजन हैंडआउट है उसको एक मर्तबा रिवाइज कर लो। और नंबर 3 डिजाइन क्वेश्चन पे मैंने 3 फाइलें डाली थी, वो जो 3 फाइलें हैं उनको रिवाइज कर लो। जीरो एरर जो है ना वो एटीपी में मैंने कभी किसी भी नए पेपरों में तो नहीं है। बहुत पहले एक सवाल आया था कि जीरो एरर में जीरो से कंपेयर करते हैं कितना ऊपर है। वर्नियर कैलिपर तो अब कोर्स में ही नहीं है ना, तो जितना वो ऊपर होता है या नीचे होता है, अगर वो पॉजिटिव में है तो माइनस कर दो, अगर वो नेगेटिव में है तो प्लस कर दो। चलें जल्दी से लाइन ऑफ बेस्ट फिट रिवाइज कर लेते हैं, बाकी चीजें माशाल्लाह रिवाइज हुई हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एग्जामिनर इनको लाइन ही कहते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन और कर्व में दोनों को अक्सर लाइन ही बोला जाता है। अब जैसे ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है तो आपने लाइन ऐसे बना दी जो सारे पॉइंट्स को कवर कर रही है बीच में से। इसमें अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो बिल्कुल लाइन पे ना आ सकता हो, जो पॉइंट ऐसा हो जो बिल्कुल लाइन पे ना आ सकता हो, तो उसको आप इग्नोर कर दें।
देखो ये इसकी एक एग्जामिनर स्टाइल वर्कआउट है, इसको गौर से देखो कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनती है, इसको गौर से देख लो। बेस्ट फिट कर्व, देखो इसको कहते हैं बेस्ट फिट कर्व, जो कि क्रॉसेस के बीच में से जाए। आजकल एग्जामिनर बता देता है कि स्मूथ कर्व है या स्ट्रेट लाइन है, ये एग्जामिनर आजकल खुद हाईलाइट कर देते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन क्या होती है? एग्जामिनर कहता है कि ये वैल्यू निकालो ग्राफ से या वो वैल्यू निकालो। तो अगर तुम किसी वैल्यू को एक्सटेंड करो, किसी ग्राफ को एक्सटेंड कर दो, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। लाइन को एक्सटेंड कर दो। एनोमलस पॉइंट क्या होते हैं? जिनको हम कह सकते हैं कि वो आउटलायर हैं, जो ग्राफ से बिल्कुल बाहर होते हैं, इनको कहते हैं एनोमलस पॉइंट। एरिया बॉक्स काउंटिंग वाला ये बहुत कम आया, एटीपी का टॉपिक वैसे नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर आपको किसी कर्व का एरिया निकालना पड़े तो वो बॉक्स काउंटिंग से निकलता है। एक छोटे डब्बे को ले लें, बड़े डब्बे को ले लें। डेटा लॉगर क्या होते हैं? ये वो ऑपरेटर्स होता है जो आजकल ऑटोमेटिकली डेटा अपलोड कर लेता है, डेटा कलेक्ट कर लेता है और फिर उसकी ग्राफिंग वगैरह करने में हेल्प करता है। हम इसको कहते हैं डेटा लॉगर। फिड्यूशियल मार्क, ये रेफरेंस मार्क होता है फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट। ये बहुत आता है पेपरों में, इसकी बहुत जिक्र होता है। फिड्यूशियल मार्क रेफरेंस मार्क होता है जहां से तुम काउंटिंग शुरू करोगे, जहां से तुम कोई रेफरेंस काउंट करोगे। सो ये हमारी रिवीजन क्लास कंप्लीट है। हमने काफी सारे मेन कॉन्सेप्ट रिपीट कर लिए और मैंने आपको बता दिया कि ये क्लास तो हो गई। जो एक रिवीजन डॉक्यूमेंट है जी नोट्स वाला, वो आप जरूर एक मर्तबा देख लो। और नंबर 2 पे क्या करो, नंबर टू ये हो जाएगा। नंबर 3 ये करो कि डिजाइन क्वेश्चन की 3 मैंने मीडिया डाले हैं, 3 फाइल्स डाली हैं, उन तीनों को एक मर्तबा देख लो। ठीक है, आज का काम यहीं तक है। आप लोग जो टाइम बाकी है उसको यूटिलाइज करो। एक आध कोई पेपर भी कर सकते हो और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लो व्हाट्सएप पे ना। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको जीसीएसई का भी एक आध पेपर कोई करना पड़े तो प्रैक्टिस के लिए कर लो। जैसे जैन ने भी कल आइडिया दिया था, तो मैंने ऑलरेडी उसके क्वेश्चंस करवाए हैं आपको ना, जो रिक्वायर्ड थे। सारे क्वेश्चन तो हमसे मैच नहीं करते उनके, लेकिन फिर भी अगर आप एक दो क्वेश्चन करना चाहो तो जरूर ट्राई करो। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। और हम आज का काम यहीं तक रख लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में, अब जो अगली क्लास तो अब एमसीक्यूज के लिए होगी, सॉरी। चलें, अल्लाह हाफिज।